हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 जो पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का क्लास 12 का चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिल सकें। साथ में अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लें ताकि ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल सकें। इसके साथ साथ ही शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार हम लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस कर रखे थे उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिला 14 और 15 अगस्त के रात को 1947 में, और फिर हमने ये भी देखा कि कैसे फिर उसी रात को पीएम ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने स्पीच में जो उनका एक फेमस स्पीच था ट्रैश्ड विद डेस्टिनी, कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को संबोधित किया उन्होंने। फिर कैसे हमने देखा कि दो गोल्स पे जो सारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स से एग्री किए, पहला डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दूसरा गुड फॉर ऑल, फॉर पुअर, फॉर बैकवर्ड। उसके साथ हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस इंडिया फेस कर रहा था इंडिपेंडेंस टाइम के बाद। पहला चैलेंज था वो इंटीग्रेशन ऑफ टेरिटरी था, दूसरा चैलेंज था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और तीसरा था डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द पीपल। उसके साथ हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ स्टैम्प्स इशू किए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। जिसका फर्स्ट स्टैम्प का मोटिव था सेल्फ रिलायंस, सेकेंड का एग्रीकल्चर, थर्ड का सेलिब्रेशन। उसके साथ हमने देखा कि मुस्लिम लीग की कैसे टू नेशन थियरी के वजह से जो आज हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश देख पा रहे हैं, कैसे टू नेशन थियरी की वजह से इंडिया को पार्टीशन के तरफ जाना पड़ा और इंडिया और पाकिस्तान बना। और जिसका प्रिंसिपल था वो रिलीजियस मेजॉरिटी था, यानी जो जैसे मुस्लिम के लिए एक पाकिस्तान बनाया जाए, क्योंकि वो जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे उनको पाकिस्तान बना दिया गया, और जहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड एरियाज को उसको इंडिया बना दिया। तो ये टू नेशन थियरी का था एक प्रिंसिपल था जो मुस्लिम लीग ने तैयार किया था। इसके साथ साथ ही हमने देखा कि सारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज़ जो थे वो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे, जिनमें एक पाकिस्तान का ही प्रोविंस था नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर, जिसके लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान थे। वो फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते थे, और इनकी वजह से कैसे वो एरिया पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहता था। इसके साथ ही हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहे हैं, कैसे अमृतसर, लाहौर और कोलकाता कम्युनल जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। वायलेंस, किलिंग, मर्डर, एट्रोसिटीज़, अबडक्शन, रेप, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों को फोर्स किया गया, घर छोड़ने के लिए माइग्रेट कर गए इंडिया से मुस्लिम्स, पाकिस्तान से, यानी जो पाकिस्तान बना था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, वहाँ से सिख और हिंदू माइग्रेट कर गए। कैसे लोगों को मार दिया गया, उन औरतों का रेप किया गया, फोर्स मैरिज हुई, फोर्स रिलीजियस कन्वर्जन हुआ, और कैसे इसको उस टाइप के कंटेम्प्रेरी पोइट्स और फिल्म मेकर्स ने उसको इस पार्टीशन को कैसे देखा, उन्होंने इसको है डिवीज़न ऑफ हार्ट्स कहा। उसके साथ साथ ही हमने देखा कि डिवीज़न ऑफ ये सिर्फ डिवीज़न ऑफ पीपल नहीं था, सिर्फ डिवीज़न ऑफ लैंड मास नहीं था, इसके साथ ही डिवीज़न ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स भी था, जिसमें बहुत माइन्यूट चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जैसे पेन, टेबल, चेयर और भी बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में। एक गवर्नमेंट डेटा भी हमने देखा कि कैसे एक एस्टिमेट लगाया गया कि कितने लोगों को मार दिया गया इस पार्टीशन में। तो वो एक डेटा था, 5 से 10 लाख लोगों को मार दिया गया था। साथ में अगर जो आप एक उर्वशी बुटालिया एक फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, इनकी एक बुक है अदर साइड्स ऑफ, इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे औरतों की कहानी समझ में आएगी कि वो कैसे पार्टीशन के टाइम पे वो क्या उनकी कंडीशन रही, क्या क्या उनकी सिचुएशन रही, कैसे उन्होंने पार्टीशन को टैकल किया, फिर क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस किया, कैसे वो एक जगह से माइग्रेट कर रही थी दूसरी जगह सिर्फ ऑनर के नाम पे, कैसे लोगों ने, उनके ही घर वालों ने उनको मार दिया।
तो ये एक बहुत अच्छी बुक है, आपको मिल सकती है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। काफ़ी बेहतर बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसी में उन्होंने एक डेटा दिया कि कैसे 75,000 से 1 लाख के बीच में औरतों का रेप किया गया, उन्हें अबडक्ट किया गया, कन्वर्ट किया गया और फोर्स मैरिज किया गया। तो ये डेटा काफ़ी डरावनी है। ये बुक काफ़ी अच्छी है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो चीज़, उसको अब शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो अब इस लेक्चर में 2 चीज़ें बच गई हैं। पहला कि प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन कैसे हुआ, क्योंकि उस टाइम जैसा आज भारत हम देख पा रहे हैं वैसा भारत नहीं था। वो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था, 565 प्रिंसली स्टेट में डिवाइडेड था, और कुछ एरियाज़ ऐसे थे जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल में थे। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड था इंडिया, डाइवर्सिफाइड था बहुत ज़्यादा, सेंट्रलाइज नहीं था। तो इसके लिए हमारे जो लीडर्स ने बहुत एफर्ट्स डाले ताकि एक इंडिया ऐसा हो जो आज हम इंडिया देख पा रहे हैं वैसा इंडिया हो। तो इसमें हम प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन में देखेंगे कि क्या क्या हमारे पास कैसे रोल ऑफ लीडर्स, और 2-3 केस स्टडीज़ भी देखेंगे, कुछ स्टेट्स के, कुछ प्रोविंसेस के। और इस प्रोसेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स निकल के आई, और स्टेट का अप्रोच क्या था। स्टेट का यहाँ से सेंस है यूनियन स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट। पहली पार्ट में हमने ये डिस्कस, आज की इस वीडियो में पहले पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन के बाद कैसे जो 565 स्टेट प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने के बाद उसके बाद क्या क्या चैलेंजेज आए, किस बेसिस पे जो एक कैसे जो टेरिटरीज थी उसको डिफाइन किया गया, यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरी हम कह सकते हैं, या डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसी साथ भी हम स्टेट फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या क्या कौन कौन से स्टेट का फॉर्म हुए और क्या क्या कमीशंस के रिपोर्ट थे। तो पहले चीज़ से शुरू करते हैं कि प्रिंसली इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, कैसे प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट किया गया। तो जैसा इंडिया हम आज देख पा रहे हैं, वो इंडिया उस टाइम 2 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला जो था वो दो पार्ट्स में, पहला पार्ट जो था वो था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस, दूसरा प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस वो एरियाज़ थे जो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में थे। ये एरियाज़ ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, यानी जिस पे ब्रिटिश के गवर्नर या रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते थे। और दूसरा जो एरिया था ये डायरेक्ट, इसमें ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इसमें कुछ इंडिविजुअल रूलर्स थे जो रूल करते थे, पर वो ब्रिटिश की सुजरनिटी को
होल्ड करके, यानी ऑन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्राउन, यानी ब्रिटिश के क्राउन के नाम पे वो रूल करते थे, जिसे हम पैरामाउंसी और सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन भी बोल सकते हैं। जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंस हुआ, ब्रिटिश सर जा रहे थे, तो वो दो चीज़ें हुई। पहली कि ये जो ब्रिटिश स्टेट थी ये इंडिपेंडेंस हो गई, और उसके साथ साथ ही ये जो प्रिंसली स्टेट था ये भी इंडिपेंडेंस हो गया। तो फिर उसके बाद देखा गया कि दो तीन रास्ते निकल के आ रहे थे। ये इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस जो था वो तो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया था, क्योंकि ये तो डायरेक्ट कंट्रोल में ब्रिटिश के था, तो वहाँ से पॉलिटिकल जो अथॉरिटी थी वो ट्रांसफ़र हो गई। जबकि प्रिंसली स्टेट का था, प्रिंसली स्टेट को ये डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं था, वो सिर्फ उनके नाम पे रूल कर रहे थे सब। तो उनके पास दो तीन रास्ते निकल के आए। पहला कि या तो प्रिंसली स्टेट फ्री रह सकते हैं, यानी वो सॉवरेन अपनी रूल कर सकते हैं। दूसरा, वो इंडिया की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं या इंडिया में मर्ज हो सकते हैं। तीसरा, वो पाकिस्तान में मर्ज हो सकते हैं या पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं या मर्ज कर सकते हैं। तो ये तीन रास्ते ब्रिटिश ने प्रिंसली स्टेट को दिए, और फिर उसके बाद अब इशू यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि अब इनके पास चॉइसेस हो गए। तो अब ये प्रॉब्लम सबसे मुश्किल थी कि इंडिया में करीबन 565 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, ऐसे रियासत थे जो खुद को एक इंडिपेंडेंट की तरह देख रहे थे, जो कि इंडिया के अंदर आना नहीं चाह रहे थे। तो अब इशू ये हो रहा था कि अब इनको कैसे इंटीग्रेट किया जाए। इसमें इस बात को हम इसी सब बात से समझ सकते हैं कि अगर जो हमें दिल्ली से गुजरात के आखिरी डिस्ट्रिक्ट में जाना हो, अगर जो हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, तो करीबन हमें 119 देशों से वीज़ा लेना पड़ता है। इतने बीच में करीबन 119 से ऊपर देश यानी कंट्री एग्जिस्ट कर रहे होते आज के टाइम पे। तो अगर जो आज इंटीग्रेट नहीं किया गया होता, इसमें अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना डेडिकेशन नहीं लगाया होता, अपना एफर्ट नहीं लगाया होता, वीपी मेनन ने अपना कैलिबर नहीं दिया होता, तो आज हमें सिर्फ दिल्ली से गुजरात जाने के लिए इतने स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती, इतने स्टेट की वीज़ा लेनी पड़ती, पासपोर्ट बनवाना पड़ता, सब कुछ करना पड़ता। तो ये प्रॉब्लम था। अब ये प्रॉब्लम सबसे पहले जो किसी स्टेट ने किया वो था पहला त्रावणकोर। त्रावणकोर एक प्रिंसली स्टेट था, और ये जैसे ही इसने सुना कि जो प्रिंसली स्टेट हैं इनके पास तीन रास्ते हैं, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और इसी को देखते ही जो निज़ाम थे हैदराबाद के, उन्होंने भी अगले दिन अपने आप को इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। और जो नवाब के रूलर थे, बंगाल के नवाब थे, भोपाल के नवाब थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन करने के लिए रिलेक्टेंट थे, मतलब वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ऐसे रिस्पॉन्स निकल के आ रहे थे सबके सामने। तो फिर इसमें अब इशू ये हो रहा था कि अब सारे प्रिंसली स्टेट क्या
करना चाह रहे थे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, वो इंडिया की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। और कहीं ना कहीं जो हमारे नेशनल लीडर्स थे वो चाहते थे कि एक इंडिया, एक यूनाइटेड इंडिया हो, जहाँ पे इन सारी चीज़ सभी के लिए एक स्पेस हो, एक फ्री स्पेस हो। इसके लिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या गवर्नमेंट ने 3 अप्रोचेस को देखा। गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 अप्रोच निकाले। जो पहला अप्रोच था गवर्नमेंट में कि जो प्रिंसली स्टेट पार्ट होना चाहते हैं वो इंडिया के, वो पार्ट हो सकते हैं, पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरा अप्रोच ये था कि इस ऐसे प्रिंसली स्टेट जो इंडिया के पार्ट नहीं होना चाहते थे कि वो उनकी ऑटोनॉमी चली जाएगी, जो रूलर है, क्योंकि जो रूलर पहले प्रिंसली स्टेट पे रूल कर रहा होगा उसके पास बहुत सारे पावर्स होंगे, उसके पास मिलिट्री पावर होगी, उसके पास कम्युनिकेशन का पावर होगा, उसके पास रेवेन्यू का पावर होगा। पर जैसे वो इंडिया में पार्ट होगा, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने जा रही थी और डेमोक्रेसी के थ्रू ज़रूरी नहीं वो रूलर हर बार निकल के आए, तो वो उनकी पावर को कम कर रहा था, तो इसलिए वो रिलेक्टेंट थे इंडिया का पार्ट होने के लिए। तो इस केस में गवर्नमेंट ने उन्हें कुछ ऑटोनॉमी दी, यानी सम ऑटोनॉमी। तीसरा अप्रोच गवर्नमेंट ने ये किया कि इंटीग्रेशन के साथ साथ ही जो नए चैलेंजेस आ रहे थे गवर्नमेंट के पास, जैसे बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जो लिंग्विस्टिक आइडिया के बेसिस पे एक सेपरेट स्टेट की बात कर रहे थे। तो उसके साथ साथ ही गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम प्रिंसली स्टेट को एकोमोडेट तो करेंगे साथ में ही, और हम सबकी टेरिटरी को डिमार्केट भी करेंगे, यानी डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। तो ये 3 अप्रोचेस थे जो गवर्नमेंट ने जो इंडियन के इंटरिम गवर्नमेंट थी, यानी उस टाइम तो फुल्ली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तो जो पहले से ही इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने ये 3 अप्रोच को एक्सेप्ट किया। इसके साथ साथ ही हम ये देखते हैं कि किन किन स्टेट्स में प्रिंसली स्टेट कितने कितने थे। जैसे एक प्रिंसली स्टेट था लाइक कुछ रीजन ऑफ गुजरात, जो आज का गुजरात है, जो एक गुजरात हमें एज ए स्टेट, उस समय गुजरात को अगर जो इंटीग्रेट ना किया जाता तो उसमें 14 बड़े शहर प्लस 119 स्मॉल स्टेट्स बने होते। सेम केस उड़ीसा के साथ था। इसमें 26 स्मॉल स्टेट आज होते हैं अगर जो इसमें इंटीग्रेट ना किया गया होता। इसके साथ साथ ही तो अब ये इशू को टैकल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन जो इनके असिस्टेंट थे, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सारे प्रिंसली स्टेट से साइन कराया, जिसके वजह से उन सारी स्टेट को इंटीग्रेट कर दिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में वो 3 चीज़ों की डिमांड करते थे। पहला, कम्युनिकेशन, दूसरा डिफेंस, तीसरा इन तीनों चीज़ों की डिमांड वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में करते थे। यानी
कि अगर जो कोई भी एक प्रिंसिपली स्टेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करता है तो वो कम्युनिकेशन और डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स वो इंडिया को सबमिट करेगा, यानी उसका जो कम्युनिकेशन होगा यानी ट्रांसपोर्टेशन, उसका जो डिफेंस होगा यानी मिलिट्री आर्मी जो भी पुलिस वो, और उसका जो फॉरेन अफेयर्स होगा वो तीनों मैनेज करेगी इंडिया। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन डिज़ाइन किया गया था और इसमें सारे प्रिंसली स्टेट यानी जो 565 प्रिंसली स्टेट थे मैक्सिमम ने साइन कर दिया किसी तरह। कुछ को कुछ ट्रिक्स के थ्रू साइन कराया गया, कुछ को कुछ करके, तो मैक्सिमम ने साइन कर दिया। इशू कुछ के साथ ये आ रही थी जिनमें से कुछ ही प्रिंसली स्टेट्स थे जो बहुत ही ज़्यादा रिलेक्टेंट थे साइन करने में। तो वो थे पहला जूनागढ़, दूसरा था हैदराबाद, तीसरा था कश्मीर, चौथा था मणिपुर। ये 4 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो इंडिया में शामिल नहीं होना चाहते थे। इन चारों की बात हम करेंगे। कश्मीर की बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसको एक सेपरेट चैप्टर में, क्योंकि कश्मीर का इशू काफ़ी बड़ा है और आज भी कश्मीर का इशू है, तो इसको हम चैप्टर 8 में डिस्कस करेंगे। बाकी इन तीनों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जूनागढ़ का बहुत छोटे में है, छोटे में अभी यही डिस्कस कर लेते हैं। जूनागढ़ का इशू ये था कि जूनागढ़ का जो रूलर था वो पाकिस्तान से मिल गया था, वो पाकिस्तान के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया था, जबकि जूनागढ़ की जो पॉपुलेशन थी वो मेजॉरिटी ये चाहती थी कि वो इंडिया में शामिल हों। सो जूनागढ़ एक गुजरात का एक पार्ट था और वो पाकिस्तान से काफ़ी क्लोज था, तो इसकी वजह से उसके जो रूलर थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान से समझौता कर लिया और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हूँ, जबकि मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन थी वहाँ की वो इंडिया में शामिल होने के लिए चाह रही थी। तो इस केस में सरदार पटेल ने क्या किया, इस केस में उन्होंने प्लेबिसाइड कराई। प्लेबिसाइड का मतलब ये होता है कि वो वोटिंग के थ्रू जाते हैं, यानी वो लोगों से उनकी मत को मानते हैं। जो उस टाइम उस स्टेट में लोग रह रहे थे उनसे वो पूछते हैं कि वो किस स्टेट में, मतलब किस कंट्री का पार्ट होना चाहते हैं, इंडिया या पाकिस्तान, और उसके बेस पे जहाँ जो मेजॉरिटी कहती है उसके थ्रू जाते हैं। तो जूनागढ़ में प्लेबिसाइड हुआ और ऑब्वियस सी बात है जब मेजॉरिटी जब इंडिया में पहले से आने की कोशिश कर रही थी और ये बात कहीं ना कहीं सरदार पटेल को पता था, तो उन्होंने इसलिए प्लेबिसाइड की तरफ जाना प्रेफर किया और प्लेबिसाइड जैसे ही प्लेबिसाइड हुआ वो इंडिया का पार्ट हो गया। और हैदराबाद और मणिपुर वाला इशू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो पहले हैदराबाद का डिस्कस करते हैं फिर मणिपुर का। हैदराबाद इंडिया का लार्जेस्ट एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, काफ़ी लार्जेस्ट था, इसकी रेवेन्यू काफ़ी अच्छी थी और इसका जो निज़ाम था वो उस टाइम का काफ़ी वेल्दीएस्ट रिचेस्ट आदमी था, या कहें तो वो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन भी शायद था उस टाइम का। तो ये लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था। इसके जो रूलर को हम निज़ाम कहते हैं। जो रिचेस्ट पर्सन भी था। इसी साथ साथ हमने स्टार्टिंग में देखा कि कैसे स्टार्टिंग में ही जैसे ही ब्रिटिश ने इंडिया छोड़ के जाने की बात की तो हैदराबाद ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद ही जब इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर क्रिएट किया गया तो इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। इसका मतलब ये है कि इन्हें कुछ समय चाहिए सोचने के लिए कि वो
कौन सा स्टेप ले, वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और इस टाइम बहुत सारे इशूज़ चल रहे थे ऑलरेडी इंडिया में, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को एकोमोडेट किया जा रहा था, जिसके वजह से गवर्नमेंट के पास भी ऐसा ना ही मसल पावर थी, ना ही गवर्नमेंट इतनी ईगर थी कि वो एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना चाह रहे थे जिसके लिए काफ़ी मसल और मनी पावर दोनों लग रहा था। इसलिए गवर्नमेंट को भी टाइम चाहिए था थोड़ा सोचने के लिए, और हैदराबाद ने इस पर जब डिस्कस किया कि वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करना चाहता है, तो गवर्नमेंट ने उनको दे दिया। तो ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1 साल के लिए था। फिर इसी बीच में निज़ाम यानी जो हैदराबाद का रूलर था, उन्होंने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट की, जिसे जो पैरा मिलिट्री था, जिसे हम रजाकार भी कहते हैं। ये रजाकार का इस्टेब्लिशमेंट इसलिए किया गया था ताकि जो हैदराबाद में आवाज़ें उठ रही थी कि हैदराबाद को इंडिया में मिला दिया जाए, खासकर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे उनको ये मार देती थी, उनको गायब कर देती थी, उनका मर्डर कर देती थी। हाँ, उनको जो औरतें ऐसे मूवमेंट में शामिल होती थी उनका रेप कर देती थी। मैक्सिमम जो हिंदूज थे उनको मारा गया। तो ये रज़ाकार काफ़ी ब्रूटल थे और बहुत इनकी कोई लिमिट नहीं थी कि ये किसी एक लिमिट तक जाके रुक जाते थे, रुक गए हों। तो ये कंडीशन ऐसा था। तो जब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कंप्लीट होने को था, तो फिर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन्होंने वीपी मेनन को भेजा ताकि निज़ाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर दें, पर उन्होंने साइन नहीं किया। और फिर उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थी उस टाइम की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो उन्होंने इसको मिलिट्री एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी जाती है और दो या 3 दिनों के अंदर वो अपना मूवमेंट कंप्लीट करती है और हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बना देती है। इस ऑपरेशन को बोला जाता है ऑपरेशन पोलो। ऐसे हैदराबाद को इंडिया में इंक्लूड किया जाता है। सेम केस हम देखते हैं मणिपुर के साथ भी। मणिपुर भी एक काफ़ी क्रूशियल, आज भी मणिपुर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट कुछ टाइम भी थे कि मणिपुर को इंडिया का पार्ट बनाया जाए ना बनाया जाए, और क्योंकि उस टाइम के जो रूलर थे वो भी अपनी ऑटोनॉमी नहीं देना चाहते थे। उस टाइम के जो रूलर था वो बोधचंद्र सिंह थे। जो महाराजा थे मणिपुर के वो बोधचंद्र सिंह थे। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, पर उनकी कुछ डील इंडियन गवर्नमेंट के साथ थी कि उन्हें कुछ ऑटोनॉमी दिया जाए, तभी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करेंगे। तो कुछ ऑटोनॉमी देकर उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, पर पब्लिक ओपिनियन यानी प्रेशर, कुछ पब्लिक प्रेशर की वजह से महाराजा को इलेक्शन होल्ड करना पड़ा। तो महाराजा ने इलेक्शन होल्ड किया। तो मणिपुर में सबसे पहला इलेक्शन होता है इंडिया में जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के, यानी जो एक पर्टिकुलर एज के बाद के जितने भी लोग थे वो वोटिंग में पार्ट ले सकते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द
कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, जेंडर, किसी के भी बेसिस पे किसी को बार्ड नहीं किया जाएगा। जो जितने भी सारे इवेंट्स हैं सब एक पर्टिकुलर एज के बाद जो सिटीज़न होंगे उस स्टेट के वो पार्ट ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे जो पहला इलेक्शन होता है वो इंडिया में होता है। इसी इलेक्शन के साथ ही जो मणिपुर होता है, क्योंकि मणिपुर तो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन होल्ड किया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है और साथ साथ में वहाँ पे उनके महाराजा भी हैं, तो ये पहला एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है, मोनार्क। और इस टाइप की स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पर जो वहाँ की असेंबली थी, वहाँ जो रीजनल पार्टीज़ थी वो ये चाहती थी कि मणिपुर का एक जो स्टेटस हो वो इंडिपेंडेंट हो, और साथ साथ में ही जो कांग्रेस के मेंबर्स थे असेंबली में वो चाहते थे कि इंडिया का मणिपुर का मर्जर पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाए। जो ऑटोनॉमी कुछ दी गई थी महाराजा को वो ऑटोनॉमी भी हटा लिया जाए। इसके साथ साथ ही तो मेजॉरिटी में कांग्रेस मेंबर्स ही थे और लोग वहाँ के ऐसे थे जिसके वजह से पूरी तरह से फुल मर्जर एग्रीमेंट सितंबर 1949 में साइन कर लिया था इंडिया और इंडिया गवर्नमेंट में। ऐसे ही मणिपुर का इंटीग्रेशन इंडियन स्टेट में हो जाता है। ये मर्जर एग्रीमेंट बहुत ही ज़्यादा क्योस क्रिएट कर देता है जो वहाँ के नेटिव्स पीपल थे, क्योंकि उनकी इशूज़ को एड्रेस नहीं किया गया। ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था कि वहाँ के इशूज़ को एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज भी हम कॉन्फ्लिक्ट देख पा रहे हैं। इससे रिलेटेड, मणिपुर से रिलेटेड हम बहुत सारे मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे लेटर चैप्टर में। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही है। और अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि हम अभी तक हमने जो बात कर ली है वो हम इंटीग्रेशन की बात कर चुके हैं। अब बात करने वाले हैं कि हम कैसे स्टेट का डिमार्केशन किया गया, टेरिटरीज का डिमार्केशन कैसे किया गया और स्टेट को रीऑर्गेनाइज कैसे किया गया। तो लास्ट जो टॉपिक बचा हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। जब ब्रिटिश रूल कर रही थी इंडिया में तो उन्होंने टेरिटरी को 3-4 बेसिस पे डिवाइड कर रखा था। जो पहला बेसिस ये था कि उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से डिवाइड किया था, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे कि जो एरिया उनके कन्वीनियंस में था, कि जो उनकी बाउंड्रीज के अंदर आते थे, जो उनके जोग्राफिकल स्पेस जो उन्हें कन्वीनियंट लगा उसको डिफाइन कर दिया, या उन्होंने उस टेरिटरी को रूल किया जो जैसा उन्हें मिला। यानी अगर उन्होंने पहले बंगाल को एनेक्स किया तो वो बंगाल की एक टेरिटरी बन गई, फिर उन्होंने बिहार को एनेक्स किया, फिर बिहार एक टेरिटरी बन गई, फिर यूनाइटेड प्रोविंस को एनेक्स किया, फिर यूनाइटेड प्रोविंस एक टेरिटरी बन गया। ऐसे ही करके उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एनेक्सेशन कुछ बाउंड्री को डिसाइड किया। यानी टेरिटरी जैसे जैसे से एनेक्स हो रही थी वैसे वैसे वो उस टेरिटरी को डिमार्क कर देते थे। या टेरिटरीज कुछ ऐसे भी थी जो वैसी ही थी जैसे प्रिंसली स्टेट्स रूल करते थे। यानी जो प्रिंसली स्टेट्स की बाउंड्रीज थी वैसी ही बाउंड्रीज अभी भी एग्जिस्ट कर रही थी। तो ये पहले से ही काफ़ी जो हमारे नेशनल मूवमेंट्स थे
इन डिविज़न्स को रिजेक्ट किया और इन्हें बोला कि ये आर्टिफिशियल डिवीज़न है। जो हमारे नेशनल लीडर्स थे और नेशनल मूवमेंट्स थे, तो उन्होंने इन डिविज़न्स को क्या किया, बोला कि ये आर्टिफिशियल डिवीज़न है और ये लोगों को ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया है। और इसलिए उन्होंने लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज एक बेस माना डिवीज़न का, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे क्लियर डिवीज़न हो। और इनफैक्ट देखा जाए तो नागपुर सेशन में 1920s में जो हुआ था नागपुर कांग्रेस सेशन, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टी ने खुद ही लैंग्वेज को एक रोल माना था कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम जब इंडिपेंडेंट होंगे इंडिया, तो एक कमेटी क्रिएट होगी और उसी के बेसिस पे हम इंडिया को रीऑर्गेनाइज करेंगे। और देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रीजनल जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ थी वो लिंग्विस्टिक जोन्स पे ही डिवाइड बनाए गए थी। जो इंडिया के उस टाइम, जो ब्रिटिश इंडिया थी उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स को फॉलो नहीं करती थी। तो ये ऐसा था, पर पार्टीशन के वजह से ही पार्टीशन हुआ और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस थे कि इतने लोगों को मार दिया गया सिर्फ डिवीज़न के बेसिस में। बंगाल का जब पार्टीशन हुआ तो कैसे लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। और कोलकाता में कैसे हुआ, लाहौर में कितना कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, कितना वायलेंस हुआ। इस चीज़ को देखते हुए जो हमारे जो लीडर्स थे, जो हमारे पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने सोचा कि अगर जो हम लिंग्विस्टिक डिवीज़न्स को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक वायलेंस वायलेंस की तरफ ले जाएगा। तो वो उस टाइम वो लिंग्विस्टिक डिवीज़न को फेवर नहीं कर रहे थे, वो डिवीज़न को फेवर ही नहीं करने चाह रहे थे, क्योंकि अभी उन्होंने इंडिपेंडेंस हुआ, उनके पास ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ना ही उनका डेवलपमेंट ठीक ठाक चल रहा है। और अभी उन्होंने बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाया है। तो इसके वजह से वो किसी भी फेवर में नहीं थे कि कोई भी डिवीज़न, कोई भी फेडरलाइजेशन हो पावर का। वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ ही जाना चाह रहे थे। पर स्टार्टिंग में ही कुछ कमीशंस बने थे तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने के लिए। जो पहली कमीशन थी वो धर कमीशन थी। जो सबसे पहली कमीशन बनाई गई थी वो जून 1948 में बनाई गई थी। जून 1994 में ताकि लिंग्विस्टिक डिवीज़न का जो आइडिया था उसको डिस्कस किया गया और इसने रिपोर्ट ही अब काफ़ी कम समय में सबमिट किया। और इसके जो मेंबर्स थे वो नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया, ये 3 लोग इसके मेंबर्स थे इस कमीशन के। तो इस कमीशन का बेसिक रूल यही था कि वो उन चीज़ों को कंसीडर करेगी कि जिसके बेसिस पे स्टेट का डिवीज़न, स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। तो इस कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट की कि पहला रिपोर्ट ये कि लिंग्विस्टिक डिवीज़न के फेवर में ये नहीं थे। हाँ, तो इन्होंने ये कहा कि ये लिंग्विस्टिक डिवीज़न को फेवर नहीं करते थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो वो लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हो। इन्होंने स्टेट का डिवीज़न ही एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे किया कि जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे चला आ रहा है वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट का डिमार्केशन किया जाए। दूसरा कमीशन जो बना था वो था JVP,
दूसरा जो कमेटी बनी थी, ये कमेटी जो बनी थी वो इसी के अंडर ही बनी थी कमेटी, जो बनी थी करीबन दिसंबर 1948 में। और इसमें जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, और वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल, पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 मेंबर ही थे, क्योंकि इस कमीशन के अंडर ये 3 मेंबर थे। और उसी कमीशन के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी जो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाली थी, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। और इस कमेटी ने भी वही रिपोर्ट दी कि हम लिंग्विस्टिक डिवीज़न के पे नहीं जाते हैं, हम जाते हैं किस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे। पर इसके जो एक लीडर थे वो पट्टाभी सीतारामैया, उन्होंने कहा कि वो फेवर में नहीं थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के फेवर में वो नहीं थे। तो वो ये चाहते थे कि जो आंध्रा वाला रीजन है, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल हैं, उन्हें एक सेपरेट स्टेट उनका होना चाहिए, वो उस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। और जबकि इनकी बात कमेटी में सुनी नहीं गई, तो वो चले गए एक हंगर स्ट्राइक पे, वो उस टाइम हंगर स्ट्राइक पे चले गए। करीबन 52 डेज हंगर स्ट्राइक पर रहने के बाद ये इनकी डेथ हो जाती है, जिसके वजह से बहुत ही बड़ा मास डिस्ट्रप्शन होता है, बहुत क्योस होता है, बहुत वायलेंस होता है मद्रासी एरियाज़ में, तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में। तो जिसके वजह से ये एक मूवमेंट जो चला रहे थे, विशाल आंध्रा मूवमेंट, यानी सेपरेट आंध्र प्रदेश, एक आंध्रा तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए। और इसकी वजह से उन्होंने हंगर स्ट्राइक में चला गया। 50 डेज़ के बाद इनकी डेथ हो गई। तो अब डेथ हो जाने के बाद सेंटर ने इस चीज़ को सीरियसली लिया और फिर उन्होंने आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बना दिया। लिंग्विस्टिक बेसिस पे पहला जो स्टेट से फर्स्ट स्टेट जो बनाया गया था आंध्र प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश ही था। और जो बना था वो दिसंबर 1952 में प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनाया था। इसी साथ साथ ही एक कमीशन की भी सेटअप की गई थी, एक कमीशन बनाया गया था जो उस टाइम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, जो ताकि जो आप कैसे स्टेट का डिवीज़न क्लियर डिवीज़न किया जा सके, इसलिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में बनाया गया था। तो अब इस स्टेट कमीशन के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, और इस स्टेट कमीशन की फाइंडिंग्स क्या क्या थी और क्या क्या बेसिस थी और क्या क्या इन्होंने रिपोर्ट दी। स्टेट तो इस कमीशन को हम फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के अंडर इसे फजल अली कमीशन भी बोला जाता है। अब इसके मेंबर्स कौन कौन थे? इसके मेंबर 3 मेंबर थे इसके। पहला फजल अली, दूसरा KM पाणिकर, तीसरा HN कुंजरू। ये 3 मेंबर थे इस कमीशन के। और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1955 में सबमिट की। और इन्होंने 4 फैक्टर को बोला कि 4 फैक्टर को
कंसीडर करके किसी भी स्टेट का फॉर्मेशन या रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए। जो 4 फैक्टर थे रीऑर्गेनाइजेशन का बेस। पहला फैक्टर ये था कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटीज़, यानी लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटीज़ के बीच में किसी स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए। दूसरा ये था कि उन स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए जिसकी वजह से यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया मेंटेन रहे, यानी स्ट्रेंथ एंड preserve the unity and integrity of India। तीसरा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये तीनों के बेसिस पे बनाया जाए। और चौथा जो था प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ पीपल्स वेलफेयर, यानी पीपल के वेलफेयर के बेसिस पे भी कि कुछ एरियाज़ को ट्राइबल एरियाज़ हो गए या कुछ ऐसे एरियाज बैकवर्ड एरियाज हो उसका भी गठन किया जाए ताकि जो लोगों का वेलफेयर हो उसका हाँ लोगों का वेलफेयर हो सके। तो इसी के साथ साथ ही जो एक एक्ट भी बना जो जिसे हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहते हैं, इसका मिशन के बेसिस पे ही एक्ट 1956 में पास हुआ पार्लियामेंट में। और इसी एक्ट के अंदर 14 स्टेट और 6 यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म किया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।